तो आज हमारी मेंस आंसर राइटिंग की पहली क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें आंसर लिखना कैसे है। हम देखेंगे मेन मेन कीवर्ड्स को कैसे पहचानना है, कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ध्यान में रखने पड़ते हैं। क्या इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए, कोई भी हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें ये सब आना चाहिए कि हमें किसी क्वेश्चन को किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पहले पता तो हो क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन की डिमांड नहीं पता होगी और उस डिमांड को किस तरह से यूज करना है वो नहीं पता होगा, तो आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है। और ज्यादातर बच्चों की यही समस्या होती है, उन्हें उस टॉपिक के बारे में पता होता है लेकिन जब लिखते हैं तो लिख नहीं पाते हैं, या जो पूछा है वो नहीं लिखते हैं, उनको जो आ रहा है वो लिख देते हैं। लिखना तो है, कुछ भी लिख देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है हमें लिखना उसी को चाहिए ना, तभी तो नंबर मिलेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, बच्चे लिख के बहुत आते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार उसने नहीं लिखा। तो हम आज वो सब देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, उसमें क्या पूछा गया है, और जो तुमने कंटेंट उसमें से निकाला है उसका यूज कैसे करना है। जैसे आपने सुना होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाए, एक्सप्लेन लिखा है, ठीक है, डिस्क्राइब लिखा है, तो इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं। तो उसके हिसाब से कंटेंट को आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है जैसे क्वेश्चन की डिमांड है। तो वो सब हम आज देखेंगे, लेकिन तो उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम चलेगा कैसे, और मेंस आंसर राइटिंग क्यों जरूरी। देखो, सबसे जरूरी तो इसलिए है कि एक तो वहां पर आपके पास समय कम होता है एग्जाम में, 20 क्वेश्चन लिखने, और 20 क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो 150 वर्ड वाले होते हैं और 250 वर्ड वाले होते हैं। लगभग 4000 शब्दों के आसपास आपको 3 घंटे में लिखना होता है, और वो काफी हेक्टिक काम है ना। 150 वर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे वो आपको 7 मिनट में लिखना है अप्रोक्सीमेट, और 250 वर्ड वाला आपको मिलते हैं सिर्फ 11 मिनट। जो 150 वर्ड का आएगा उसको 7 मिनट मिलेंगे, और 250 वाले को कितने मिलेंगे, 11 मिनट। अब उसमें से कुछ समय आप सोचने में भी तो लोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे कि इसमें लिखना क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, फिर उसको लिखोगे। और जैसे एक क्वेश्चन का आंसर खत्म करोगे, नेक्स्ट फिर लिखना। ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है एक क्वेश्चन आपने लिख लिया फिर 5 मिनट आराम लिया, चलो आप लिख लो। ऐसा तो नहीं, लगातार आपको क्या करना है, एक के बाद एक लिखना। तो आपके पास समय बहुत कम होता है, पूछने के लिए समय बहुत कम होता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए समय कम होता है। तो आपको साथ साथ लिखना होता है और साथ साथ ही क्या करना, सोचते जाना और फॉर्मेटिंग करती जाना। लेकिन ये एकदम से नहीं आएगा, शुरू में आपको फॉर्मेटिंग करने में समय लगता है, इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस में आ जाते हो, शुरुआती फेज में आपको समय ज्यादा लगेगा। आप सोच सोच के लिखो कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस डिमांड के हिसाब से मैं क्या क्वेश्चन लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं, उसमें आपको समय लगेगा। फॉर्मेटिंग में शुरू में 2 3 4 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। शुरुआती फेज में अगर 2 4 5 मिनट लग रहे हैं फॉर्मेटिंग में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उस समय को कम करते करते 1 मिनट से भी कम में लाना, 30 35 40 सेकंड में आपको फॉर्मेटिंग कर लेनी। लेकिन वो होगा कैसे, वो प्रैक्टिस से होगा। आप लगातार जब आंसर लिखेंगे तो वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा, और आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और साथ ही साथ फॉर्मेटिंग करने लगोगे। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग जरूरी है, पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि इससे आप एक पूरे के पूरे शेड्यूल में आ जाते हो। आपका पूरा का पूरा 6 महीने का एक टारगेट हो जाता है। हम रूम पर होते हैं तो कई बार सोचते हैं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे चलो परसों पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक टाइम टेबल बना के दिया है, उसी हिसाब से आपको डेली तैयार करके आना है, तो आपकी एक रेगुलरिटी बन जाती है, एक कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। ज्यादातर हम में यही प्रॉब्लम होती है, 4 5 दिन पढ़ते हैं उसके बाद 2 दिन या घर चले गए, चलो एक हफ्ता घर जाए आते हैं। जब ये आपके पास पूरा टाइम टेबल रहेगा और उसके हिसाब से आपके टॉपिक होंगे तो आपको क्या करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप में कंसिस्टेंसी ला देगा। और तीसरा कि जब आप यहां से एग्जाम में जाओगे तो बहुत सारे इंट्रो, बहुत सारे कंक्लूजन आपके एक तरह से पहले से ही तैयार होंगे। तो आपको वहां जाना, उस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा।
अब देखो ये तो बात थी अपने कि इसमें आपका क्या फायदा है। देखो एक चीज और मैं जो आपको बताने वाला था इसमें, कि हमें यहाँ पर करना कैसे है, शेड्यूल हमारा क्या रहेगा ना, कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम चलेगा। अगर उसकी हम बात करें तो देखो यहाँ पर कम से कम आपको 5 से 6 महीने लगेंगे। का पूरा आपको जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको दे दिया गया, उसमें डे वाइज हमने आपको बांट के दिया कि इस दिन इस टॉपिक का टेस्ट होगा। आपको हर दिन 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 5 क्वेश्चन को आपको यहीं पर क्वेश्चन के आंसर लिख के देने हैं। लाइव आंसर राइटिंग उसकी होगी, आपका यहाँ पर टाइम लगा दिया जाएगा, उस टाइम में आपको उतने 5 क्वेश्चन लिख के हमें देने हैं। उसका मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद उसका जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तब आपका पिछले वाले का डिस्कशन होगा उन 5 क्वेश्चन। तो पहला तो आप यहां पर लाइव आंसर राइटिंग कर लेंगे, दूसरा आपको मॉडल आंसर मिल गया, और तीसरा हम क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे। और जब आप नेक्स्ट टेस्ट में आओगे तो आपको जो आपकी आंसर शीट है वो रिव्यू करके आपको दे दी जाएगी, और फिर बता देंगे आपको कि आप में ये कमी है, आप में ये सुधार की आवश्यकता। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हम क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो ये कम से कम आपका कितना चलेगा, इसमें 100 क्लासेस हैं, 100 डेज का आपका ये प्रोग्राम है। तो ये आपका एक दिन छोड़ के एक दिन होगा, एक दिन आप टेस्ट देंगे, अगले दिन आप पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आप फिर टेस्ट देने आएंगे, फिर अगले दिन आप एक ब्रेक लेंगे, फिर अगले दिन, कि आपको समय मिले। अब डेली में क्या हो जाता है कि आप सिर्फ उसी में बन जाते हो, लगातार एक दिन पास दिया, फिर अगले दिन फिर आपका टेस्ट है, फिर उससे अगले दिन है, तो लगातार में आप क्या कर नहीं कर पाते हो, बैलेंस नहीं बना पाते हो। तो एक दिन के गैप पर रहेगा तो आपका ये 5 से 6 महीने में कंप्लीट, नवंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुई बात। तो इससे आपको देखो एक तो रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, आप लिखने लग जाओगे, और जहां पर कंसेप्ट में दिक्कत होगी डिस्कशन के दौरान वो भी सही हो जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, और फैकल्टीज आएंगे उनसे आप पूछ सकते हो। तो जो आएगा उससे आपको क्या करना है, आपको अगर कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपना डाउट दूर। बाकी जब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे तो ज्यादातर बातें तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। क्लियर है। तो ये था हमारा ये प्रोग्राम जो किस तरह से हमारा ये चलने वाला है। अब बात करते हैं हम कि आंसर को लिखना कैसे है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो शुरू अगर करें हम तो क्वेश्चन को सबसे पहला स्टेप जो लिखने का होता है वो होता है कि क्वेश्चन को की डिमांड को समझना। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन को पहचान करना कि क्वेश्चन से हमें हमसे पूछा क्या गया है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें बहुत ही केयरफुली उस क्वेश्चन को पढ़ना है, कि उसको रीड करो कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, पूछा क्या गया, और जो उसके कीवर्ड्स होंगे, जो उसके मेन मेन कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर लो। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें, पहला स्टेप है हमें क्वेश्चन को रीड करना है, बहुत ही केयरफुली हमें उसे रीड करना है। और फिर इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो उसके कीवर्ड्स होंगे उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। ये तो पहला स्टेप क्या है हमारा, कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करो और उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन जब आता है तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ना लिख कर, जो आपको आता है आप उसके हिसाब से लिखते हो। क्वेश्चन पूछा है आपसे, मान लो कि आपसे पूछा सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन कोई पूछा, तो आपने उसमें जो आपको सांप्रदायिकता पे आ रहा है आप वही सब उसमें लिखा होगा। देखो उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहां दिखाता हूं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये देखो यहाँ इसमें लिखा है सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। नीचे देखो, कम्युनलिज्म अराइजेस ईदर ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन, आर्ग्यू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन। डन है। अब देखो उसने क्वेश्चन आपसे किससे पूछा, देखो पहला तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ हमारा, कि सांप्रदायिकता की। ठीक है भाई, सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन पूछा। अब कुछ मेरे जैसे होंगे
वो देखेंगे अच्छा सांप्रदायिकता आ गया, वो वाह बड़ा, ये तो सब आता है मुझे, तुरंत सांप्रदायिकता के कारण लिखना स्टार्ट करेंगे कि सांप्रदायिकता के ये कारण थे, ये प्रभाव थे, लास्ट में कंक्लूजन लिखा और आगे बहुत अच्छा पेपर हुआ है। लेकिन आगे वर्ड देखो, पढ़ो, उसने क्या पूछा, सांप्रदायिकता या तो किसके कारण उत्पन्न होती है, शक्ति संघर्ष के कारण, या किसके कारण आएगी, आपेक्षिक वंचन के कारण। तो आपको कम्युनलिज्म पे लिखना है, लेकिन किससे रिलेट करना है, इस पावर स्ट्रगल से करना है और अपेक्षिक वंचन से। आपसे ये पूछा और साथ में कहा है कि आपको क्या देने हैं, उपयुक्त उदाहरण दें, साथ में आपको एग्जाम्पल देने। तो क्या आपको यहां पर कम्युनलिज्म के सारे कारण लिखने होंगे? तो पहला तो आपको इसने कंटेंट दिया कि हाँ सांप्रदायिकता पर है, उसके बाद का कंटेंट कौन दे रहा है आपको, ये शक्ति संघर्ष दे रहा है और अपेक्षिक वंचन दे रहा है। यहां से आपको उस पूरे के पूरे कम्युनलिज्म वाले टॉपिक से इनके संबंधित जो भी टॉपिक होंगे या जो भी हेडिंग्स होंगी उनको आपको निकालना होगा, है ना। इसीलिए सबसे पहला जरूरी क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है और उसमें से जो कीवर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये इसके मेन कीवर्ड्स हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, हमें इस पर लिखना है, ना कि पूरे टॉपिक पर। अब समझ में आया जो मैं कह रहा था बात, कि क्वेश्चन को उसकी डिमांड के हिसाब से लिखना है, ना कि आपको जो आता है वो लिखना है। क्लियर हुई बात? तो ये सबसे पहला, इसीलिए हमें इसको देखना होता है, डन है। अब अगर बात करूं कीवर्ड्स की, तो वापस वहीं चलते हैं। तो कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स क्या होंगे, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, और एक होंगे सेकेंडरी कीवर्ड। अब ये क्या, देखो प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स। देखो प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो आपको कंटेंट देते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, जो आपको क्या कहते हैं, कंटेंट प्रोवाइड देते हैं। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन की बात करें, अगर यहां पर बात करें, तो यहां पर प्राइमरी कीवर्ड्स कौन से हैं, यहां प्राइमरी कीवर्ड्स हैं आपके सांप्रदायिकता, फिर शक्ति संघर्ष, और फिर अपेक्षिक वंचन। ये आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। ये आपको बताएंगे कि आपका क्वेश्चन किस पर है और आपको किस पर लिखना। क्लियर हुई बात? ये आपके प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, ये आपको कंटेंट देते हैं, आपको पैराग्राफ जो आप लिखते हो उनकी हेडिंग्स देते हैं कि भाई इन ये हेडिंग होगी शक्ति संघर्ष के कारण और अपेक्षिक वंचन के कारण। सही है ना? ये होते हैं क्या, प्राइमरी। और दूसरे होते हैं जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स में क्या आएगा, देखो सेकेंडरी कीवर्ड्स वो होते हैं कि इस कंटेंट को आपको लिखना कैसे है। सेकेंडरी कीवर्ड कौन से हैं, जिनकी इस कंटेंट को आप यूज कैसे करोगे। जैसे आपने सुना होगा, डिस्कस लिखा होता है, क्या लिखा होता है पीछे, एक्सप्लेन, क्या लिखा होता है, एनालाइज, एनालाइज करें। ये सब जो पीछे लगे होते हैं कई बार टेल वर्ड्स भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, टेल, ये शब्द के पीछे लगे होते हैं। हाँ हिंदी में भी करें, हिंदी में मैं लिखवा दूंगा, ये सारे के सारे जैसे कहते हैं ना, आलोचनात्मक विवरण दें, या आप हाँ मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, रिव्यू करें, विवेचना करें, चर्चा करें, है ना, स्पष्ट करें। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये टेल वर्ड्स होते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, सही है। तो ये सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, ये बताते हैं कि आपको ये कंटेंट कैसे यूज करना है। तो अगर मैं यहां लिखूं तो ये आपका क्या प्रोवाइड कराता है, कंटेंट प्रोवाइड कराता है। ये आपको बताएगा कि मेन थीम है, ये क्या है, ये मेन थीम ऑन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये वो मेन थीम है जिस पर क्वेश्चन आपसे पूछा, और इस कंटेंट का यूज कैसे करना है ये बताएगा। ये जो सेकेंडरी वर्ड है ये बताते हैं हाउ टू यूज कंटेंट। इस कंटेंट का यूज कैसे करना है। आपको मान लो कम्युनलिज्म है,
तो मान लो कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आया तो उसमें लिखा कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें, तो आपको किसी और तरह से लिखना होगा। आपको लिखा होगा स्पष्ट करें, तो उसको अलग तरीके से लिखना होगा। उस पर लिखा है चर्चा करें, डिस्कस आ जाए, तो उसको किसी और तरह, कंटेंट तो वही रहेगा लेकिन उसको यूज कैसे करना है, किस तरह से उसका हम अप्लाई करेंगे, वो कौन बताता है? ये सेकेंडरी कीवर्ड्स बताते हैं। सही है। जैसे अभी अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि विश्वतरेखीय जलवायु प्रदेश का विवरण दें, सीधा आप क्या कर दें, उसका विवरण दें या डिस्क्राइब करें, तो आपको उसके बारे में क्या लिखना होगा? आपको सीधा सीधा इक्वेटोरियल रीजन के बारे में लिख देना है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, लिख दिया। लेकिन अगर मैं पूछूं विश्वतरेखीय जलवायु को एक्सप्लेन करें, जैसे ही मैंने एक्सप्लेन लिखा तो अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबका कारण भी उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। एक ही शब्द था, एक ही टॉपिक था, और उसको हमने क्या किया, जैसे ही उसका टेल वर्ड बदला आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले में डिस्क्राइब था, वर्णन करें, तो आपको सीधा सीधा उसके बारे में लिख देना था। दूसरे में क्या किया, एक्सप्लेन करें, तो आपको क्या लिखना है, जो जो आपने उसकी विशेषताएं लिखी उनके साथ साथ उनके कारण भी देने पड़ेंगे, आपको वाई भी बताना पड़ेगा। तो जैसे ही टेल वर्ड चेंज होता है वैसे ही क्या हो जाता है, आपको क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है, उसके जो कंटेंट है, वो आपको अलग तरीके से यूज करना पड़ता है। क्लियर हुई बात? देखो यहां पर ये तो कंटेंट हमें प्रोवाइड कराया किसने, प्राइमरी हुआ। मैंने पूछा विश्वतरेखीय जलवायु, तो आपके पास कंटेंट आ गया कि हाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में हमसे पूछा है, कंटेंट आ गया। अब उस कंटेंट को यूज कैसे करना है ये बताएगा। डिस्क्राइब करो मतलब विशेषताएं लिख देंगे, एक्सप्लेन करो मतलब विशेषताओं के साथ उसके कारण को भी लिखना पड़ेगा। चलूं आगे, ये क्लियर हुई बात? तो ये आपको कीवर्ड अभी लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट जब बिल्कुल होगा ये मैं एक बार बता दूं क्या क्या है, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि ये कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं, सबको हम लिखेंगे। 4 तरह की कैटेगरीज हैं, चारों तरह की कैटेगरीज को हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका क्या, जब आपने पहचान लिया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, फिर उसमें से आपने कीवर्ड्स को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई। इसके बाद आप अब क्या करोगे, आंसर की प्लानिंग करना शुरू करो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा स्टेप क्या होगा, प्लानिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को आप क्या करोगे, प्लान करोगे। अब उसकी क्या एक तरह से आप फॉर्मेटिंग करोगे कि अब मुझे करना क्या है। तो अब इसकी जब आप फॉर्मेटिंग करोगे तो सबसे पहले इंट्रो, फिर मेन बॉडी, और फिर इस रूप में हमें इसको फॉर्मेट करना होगा। क्योंकि पहले हमने देख लिया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या है। अब हमें क्वेश्चन लिखना होगा तो हम उसकी क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इंट्रो लिखना है, तो हमें सोचना होगा कि इंट्रो में क्या लिखें, फिर मेन बॉडी में, और फिर अब हम इन तीनों को अलग अलग देख लेते हैं कि इन तीनों को हमें किस तरह से लिखना होता है। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंट्रो की, ये टोटल आंसर का कितना होना चाहिए, लगभग 10% हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ये सख्त नियम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। कुछ मान लो डेफिनेशन है वो है ही बड़ी, तो आप कैसे 10% पे ले आओगे। मान लो 150 वर्ड का आपका क्वेश्चन है, तो आपको 15 वर्ड में कैसे डेफिनेशन ले आओ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन कोशिश करो कि ये 10% में 15% में खत्म हो जाए। लेकिन जो आपका इंट्रो होना चाहिए वो बिल्कुल टारगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जो पूछा है वही लिखें, वही। अब बहुत सारे बच्चों की आंसर जब हम चेक करते हैं तो उसमें जो उनका इंट्रो होता है इतना घुमा फिरा के लिखा होता है कि लग ही नहीं रहा होता कि वो उससे कनेक्टेड है। तो आपको करना क्या है, जो पूछा है डायरेक्ट उस पर आप आए, इधर उधर की बातें ना लिखें, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाए, बहुत ज्यादा पीछे से आप ना जाएं। डन है? तो जो पूछा है सीधा सीधा आपको उसी पे आना है, बहुत ही टारगेटेड होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक आपको इंट्रो लिखना होता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन का आंसर जब वो चेक करेगा एग्जामिनर, तो सबसे पहले वो इंट्रो ही देखेगा। इंट्रो देख के वो अनुमान लगाने लगेगा कि आगे क्या लिखा होगा। कईयों को मैंने देखा वो एक एक पैरा में इंट्रो लिखते हैं,
मतलब पूरी की पूरी 7-8 लाइन इंट्रो में ही चल रही है। अगर आप 7-8 लाइन इंट्रो में लिख दोगे तो पीछे मेन बॉडी के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि जो ज्यादा नंबर मिलना है वो मेन बॉडी से मिलना है। असली कंटेंट कहां पर है आपका? मेन बॉडी में तो है। तो इसको क्या करना है, बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड रखो, 10% में इसको कंप्लीट कर देना। चलो आगे, इतनी बात समझ में आई सबको? अब आगे देखो, अब इंट्रो के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह से इंट्रो लिखा जा सकता है। ये मैं इसीलिए पहले दिन बता रहा हूं कि अब आप आगे आंसर लिखोगे तो ये सबको ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। अब देखो, इंट्रो सबसे पहले टाइप का इंट्रो होता है, वो होता है डेफिनेशन बेस्ड। डेफिनेशन बेस्ड कि आपने इंट्रो में डेफिनेशन को दे दिया। ज्यादातर ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। जैसे आपके क्वेश्चन में कोई टेक्निकल टर्म हो, जैसे मैं कह दूं कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाए, तापीय व्युत्क्रमणता, पे क्वेश्चन आ गया तो आपको बताना होगा कि तापीय व्युत्क्रमणता क्या है। आप पर साइक्लोन से पूछ ले तो आपको बताना होगा कि साइक्लोन क्या है। हीट बजट पे आ जाए तो आपको बताना होगा हीट बजट क्या है। इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक्स पे आए तो आपको बताना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वहां पर आपको डेफिनेशन बेस्ड आपको इंट्रो लिखना होता है। क्लियर है? दूसरा जो होता है, अभी इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहां पर भी देख सकते हैं, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, यहां पर देखो क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, जल संकट क्या है, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया, भारत में यह क्षेत्रीय स्तर पर कैसे और क्यों भिन्न है। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि वाटर स्ट्रेस एक टेक्निकल टर्म है, तो आप इसकी परिभाषा को लिख सकते हो, यहां पर देखो हिंदी में देख सकते हो। देखो यहां पर अभी मैं करंट बेस बताऊंगा तो ये दूसरे वाले हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से इंट्रो को लिखा जा सकता है ये बताया। यहां पर देखो लिख सकते हैं, जल संकट तब उत्पन्न होता है जब किसी क्षेत्र में स्वच्छ जल की मांग उसकी उपलब्धता की तुलना में अधिक होती है। ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी, वाटर स्ट्रेस है क्या, डेफिनेशन बेस्ड हो गया। अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर इन्वर्जन, तो आप उसके बारे में बताया। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिख सकते हो, है ना। जैसे वातागर पे आ गया तो आप फ्रंट के बारे में लिखो। समुद्री धाराओं पे आ गया तो हो सकता है कि आप धारा की क्या कर दो, की डेफिनेशन लिख दो। डीप ओशन करंट पर आ गया तो आप उसकी डेफिनेशन, जहां टेक्निकल टर्म होगा वहां पर आपको इस तरह का इंट्रो यूज करना चाहिए। ये बात क्लियर हुई? अब देखो दूसरा जो होता है, दूसरे टाइप का इंट्रो जो होगा वो होगा करंट बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, या इसको कई बार बोल देते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया आपसे। मान लो कि ग्राउंड वाटर स्ट्रेस पे आपसे पूछ लिया कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लगातार भारत में कम हो रहा है, उसकी स्थिति काफी संकट में देखने को मिल रही है, तो न्यूज़पेपर में हो सकता है कोई ना कोई उस पर क्या आई हो, रिपोर्ट आई हो। वाटर स्ट्रेस पे क्वेश्चन पूछा था, वाटर स्ट्रेस पे एक रिपोर्ट आई थी, तो उसी से उसने उस क्वेश्चन को उठा लिया। लैंडस्लाइड पे मान लो कि क्वेश्चन हुआ, तो हाल ही में कोई लैंडस्लाइड हुआ तो आप उसका यूज कर सकते हो। क्लाउड बस्ट होता है, तो क्लाउड बस्ट की हाल ही में कोई घटना है तो आप उसके करंट को या उस कॉन्टेक्स्ट को यहां पर यूज कर सकते हो। साइक्लोन पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे अगर पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो, उसका एग्जांपल दे सकते हो, हाल ही में कुछ हो तो, या कोई रिपोर्ट आई हो जिसमें बताया हो कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण साइक्लोन की तीव्रता और की आवृत्ति में वृद्धि देखने को मिल रही है, तो आप उस रिपोर्ट का यहां पर कोट कर सकते हो। क्लियर कह रहा हूं? तो आप ये करंट बेस्ड भी तो हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन था, तो उस पर किसी ने अनुशंसा की हो, सही कह रहा है गलत कह रहा है, या सरकार ने कोई कदम उठाया हो, या सरकार ने कोई घोषणा की हो, तो आप उस पर उसको करंट के कॉन्टेक्स्ट से उठा सकते हो। सही कह रहा हूं? तो ये वाले आपको करंट अफेयर बेस्ड भी होते हैं। देखो इसको इसी क्वेश्चन पे देख सकते हैं, देखो यहां पर नीति आयोग के संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार 60 करोड़ से अधिक लोग भारत में तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आया था, उसमें ये बात कही गई थी, न्यूज में भी था, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट बेस्ड अभी आगे आएगा तो वो फैक्ट बेस्ड अभी बताता हूं। तो आपने क्या किया, उस
करंट में जो उसका कॉन्टेक्स्ट था वहां से इसके इंट्रो को उठा लिए। देखो इसके अलावा देखो ये रहा, देखो वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन था, तो देखो ये रहा, सॉरी यहाँ पर ये रहा, कह रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होने से चुनावी खर्च और समय की बचत होगी, लेकिन इससे सरकार की जवाबदेहिता प्रभावित होगी, चर्चा करें। देखो ये क्या लिखा है लास्ट में, चर्चा करें, तो इस सब इसको चर्चा करें के हिसाब से लिखना होगा। तो सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा हो गया, ये डिस्कस, और प्राइमरी कीवर्ड क्या है, एक साथ चुनाव होने से क्या हो जाएगा, चुनावी खर्च और समय की बचत होगी, तो इन दोनों पर आपको बात करनी। फिर साथ में लिखा लेकिन इससे सरकार की जवाबदेहिता प्रभावित होगी, तो आपको सरकार की जवाबदेहिता पर भी क्वेश्चन में लिखना होगा कि कैसे प्रभावित होगी। तो यहां पर देखो उस टाइम ये एक समिति का गठन हुआ था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इसके अनुशंसा की गई है, जिसकी इसके बारे में रिकमेंडेशन किया गया है। इस तरह का आप इसमें लिख सकते थे इंट्रो। कहां से उठाया आपने, करंट से उठाया। बात क्लियर हो रही है। तो कुछ करंट बेस होते हैं या इसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी होते हैं। देखो तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे तरह का जो हमें लिखना है, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। ऐतिहासिक विकास को उसमें लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि पहले कैसे ये कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे आपने सुना होगा बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, है ना, उसको भी आप शुरू से उठा सकते हो। निजता के अधिकार पर आप बात कर सकते हो कि निजता के अधिकार पर कोई क्वेश्चन आ जाए, राइट टू प्राइवेसी पर, तो आपको पुट्टा स्वामी केस लिखना होगा। पुट्टा स्वामी केस से पहले भी दो केस थे, एक खड़ग सिंह का केस था शायद, और एक वो राइट टू प्राइवेसी। इधर देखो, यहां पर अगर बात करोगे, इधर देखो यहां पर निजता के अधिकार पर दो केस पहले भी थे, एमपी शर्मा और खड़ग सिंह। इन केसों में राइट टू प्राइवेसी को क्या नहीं माना गया था, मूल अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन पुट्टा स्वामी केस में इसको स्वीकार कर लिया गया, एक मूल अधिकार का पार्ट मान लिया। तो यह निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकार के दायरे का परीक्षण कीजिए। तो उन्होंने तो पूछा वर्तमान का, तो पुट्टा स्वामी केस का, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पीछे से उठा सकते हो। आप खड़ग सिंह और एमपी शर्मा केस के बारे में बता सकते हो कि इन केस में इसे मूल अधिकार का पार्ट नहीं माना गया था, लेकिन पुट्टा स्वामी केस में इसको क्या मान लिया गया, मूल अधिकार का भाग मान लिया। तो आपने क्या किया, थोड़ा पीछे से उठा लिया। बेसिक स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं केशवानंद भारती, लेकिन उससे पहले वालों को भी आप कोट कर सकते हो कि इनमें इनके विकास के क्रम में इसका मूलभूत ढांचे का सिद्धांत विकसित हुआ है, के बारे में आप लिख सकते हैं या नहीं है। तो आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ये देखो ये तो सबसे बढ़िया। आप किसी चीज के राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर लेंगे, सबसे पहले कब इसकी बात हुई थी। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी आप उठा सकते हो कि सबसे पहले कब इसके बारे में बात की थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, और लास्ट में अब फिर रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट में भी उसकी अनुशंसा की गई है ना। उसका भी तो एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन होगा। क्या रामनाथ कोविंद की पहली रिपोर्ट आई थी ये वाली, क्या यही पहली थी, इससे पहले कुछ नहीं कहा गया। जब आप पढ़ोगे इस टॉपिक को तो उसमें होगा ये सब कि इसकी बात सबसे पहले कब की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो उसको संक्षिप्त में आप यहां भी लिख सकते हो। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे हो सकता है। क्लियर है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन। यहां पर भी बात कर सकते हैं, यहां पर भी बात कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वाले में बात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। अभी धीरे धीरे आगे हम आएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब। क्लियर है। तो ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे होता है। इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है कोर्ट पे। किसी ने कुछ कहा है ना, मान लो अम्बेडकर जी ने किसी पर कोई वक्तव्य दिया, तो आप उसका यूज कर सकते हो। ज्यादातर ये फोर्थ पेपर में हम यूज करते हैं। महात्मा गांधी ने किसी चीज के बारे में बोला हो, अम्बेडकर जी ने किसी चीज पर कुछ कहा हो,
तो वो सारी बातें आप क्या कर सकते हो, इंट्रो में लिख सकते हो, सीधा इसी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे देखो इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर था, एक क्वेश्चन आया था, लिखा था कि संवैधानिक नैतिकता का सिद्धांत संविधान में ही निहित है, उपयुक्त न्यायिक निर्णयों के उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करें। तो क्या लिखा है, एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन क्या हो गया, इसका कीवर्ड हो गया एक्सप्लेन करना, पूरा रीजन के साथ समझाना है, क्यों और कैसे के साथ। अब देखो यहाँ पर अंबेडकर जी ने इसके बारे में बोला था कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना तथा विभिन्न समूहों के बीच बिना किसी टकराव के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रशासनिक सहयोग द्वारा समाधान निकालना। तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि अंबेडकर जी ने संवैधानिक नैतिकता के बारे में, सही है। इस तरह के आपको कहां यूज करने हैं, फोर्थ पेपर में ज्यादा यूज करना है, हिस्ट्री में आप कर सकते हो। तो ये इस तरह के होते हैं। और तीसरा जो लास्ट वाला जो पांचवा है हमारा, वो है फैक्ट बेस्ड। क्या है, फैक्ट या डेटा बेस्ड। और फैक्ट या डेटा याद करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो अगर याद है तो आप पे भी लिख सकते हो। जैसे देखो यहां पर हमने देखा था ये वाला, यहां पर देखो, यहां पर आगे देखो, विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार यदि कोई देश अपनी उपलब्ध जलापूर्ति का कम से कम 80% उपयोग कर रहा है तो उसे अत्यधिक जल संकट की स्थिति में माना जाता है। यदि ये 40% उपयोग कर रहा है तो उसे उच्च जल संकट कहा जाता है। तो आपने क्या किया, आंकड़ा दिया 80% और 40%। आप पॉवर्टी पे आता है तो आप उसमें गरीबी का आंकड़ा दे सकते हो, बेरोजगारी पे आया तो उस पर आप कुछ आंकड़े दे सकते हो, इको में आप इसका यूज कर सकते हो ना। तो वहां पर आप इस तरह का इंट्रो यूज कर सकते हो। तो इस तरह का भी होता है। लेकिन अगर अच्छे से याद नहीं है आंकड़े तो आपको क्या करना है, वहां पर गलत नहीं लिखना है, लाल पेन नहीं लगने देना एग्जामिनर का। नहीं आ रहा तो किसी और तरह से लिख लो, लेकिन गलत लिखोगे तो वो सीधा सीधा रेड पेन से वहां जब लगा तो सीधा सीधा नंबर कम होने लगेगा। वहां ना आना कोई बात नहीं, नहीं आता, कई बार चीजें नहीं याद रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको अगर वहां लिख दिया तो दिक्कत है। कम नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप उसके सामने उसको सामने रख के दे देंगे कि मैं सब कुछ गलत लिख रहा हूं, तो वो तो आपको काट के नंबर कम कर ही देगा। तो आपको इससे बचना है। डन। अगर नहीं आ रहा तो फिर मत लिखो, इनमें से किसी का यूज कर लो। तो इतने तरह का इंट्रो होता है जो आपको आप यूज कर सकते हो मुख्य रूप से। क्लियर हुई बात। कौन कौन सा हो गया, डेफिनेशन बेस्ड हो गया, करंट अफेयर या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हो गया, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, कोड बेस्ड हो गया, और आपका फैक्ट या डेटा आधारित। कितने तरह का इंट्रो आप यूज करोगे। अब आंसर लिखोगे आगे तो सोचते रहना कि मैं किस तरह का इसमें इंट्रो लिखूं, आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा इससे। क्लियर हुई बात। अब आगे चलो, के बाद आता है आपका मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में आपको ये 80% पार्ट है इसी का लिखना है। तो ज्यादा पर आपको नंबर देगा वो मेन बॉडी देगा। क्यों कहो कि 80% नंबर कहां से आना है आपको, यहीं से आना है, और यहीं से आपको करना है, इसी में आपको सारी क्रिएटिविटी दिखानी है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो 80% हो गया। दूसरी बात देखो इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर को पार्ट्स में और सब पार्ट्स में बांटना है। आप क्या करोगे, आप आंसर को पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में डिवाइड करोगे। भागों में, उपभागों में विभाजित कर लेना है क्वेश्चन को। देखो जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था सांप्रदायिकता, पहले इंट्रो लिख दिया उसके बारे में, फिर उसके दो मेन पार्ट कौन से थे, एक तो शक्ति संघर्ष था, दूसरा अपेक्षिक वंचना। तो दो पार्ट हो गए। अब उन दो पार्ट में भी तो आगे उनके अंदर भी तो आप क्या करोगे, बहुत सारे पॉइंट लिखोगे। शक्ति संघर्ष में बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं, और उसके बाद अपेक्षिक वंचन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट लिखने हैं। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर उसके अंदर फिर से सब पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये काम कहां पर करना है आपको, मेन बॉडी में ये काम करना। अर्थात जो आपका मेन बॉडी होता है वो एक तरह से
मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी आपको लिखना होता है, बहुत सारे इसमें आपको आयाम्स को क्रिएट करना होता है, तब आपका एक अच्छा आंसर बनेगा। क्लियर हुआ? जैसे देखो, जैसे आपने सुना होगा, अगर आयामों को क्रिएट कर रहे हैं तो मुख्य आयाम क्या होते हैं? एक तो सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक, राजनैतिक, के बाद तकनीकी, तकनीकी के बाद पर्यावरणीय, आजकल बहुत चल रहा है, के बाद आप ऐतिहासिक भी लिख सकते हो अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो। बता रहा हूं, बहुत सारे आयाम है ना, तो कुछ ये भी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये क्रिएट आपने कर दिया, तो इतने आयाम तो आपको लिखने हैं। कई कई जगहों पर आपको प्रशासनिक भी होगा, कई जगहों पर पॉलिटी में कानूनी भी हो जाता है, लीगल। लिख सकते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में क्वेश्चन लिख रहे हो। हिस्ट्री में लिख रहे हो कि हिस्ट्री में कला संस्कृति होगा, है ना, उसमें कला संस्कृति में भी आपको आगे सब पार्ट करने पड़ेंगे। ये बात क्लियर हुई? तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। अब जैसे एक चीज, इसको एग्जांपल से लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं ना, काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है? अब इसके मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वर्ण काल करना तो डायमेंशन क्रिएट करने के कि किन किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा था, किन किन क्षेत्रों में वो बहुत ही अच्छे थे, वही बात करूंगा, तभी तो कहूंगा स्वर्ण काल है। किस किस में बात कर सकता हूं मैं? राजनीतिक क्षेत्र में बात कर सकता हूं, आर्थिक क्षेत्र में बात कर सकता हूं, तकनीकी साइंस एंड टेक क्षेत्र में बात कर सकता हूं कि उनकी तकनीक कैसी थी। इसके बाद आप किस में आ जाओगे? कला और संस्कृति में। अब कला संस्कृति में भी इनके आपको क्या करने पड़ेंगे, है ना, स्थापत्य कला पे बात करोगे, साहित्य पे बात करोगे, चित्रकला पे बात कर सकते हो, मूर्ति कला पर बात कर सकते हो, तो वो फिर इसके क्या हो जाएंगे आगे, सब डिवीजन हो गए। तो आपने क्या किया? डायमेंशंस को क्रिएट किया। यही जितने आप डायमेंशन क्रिएट करते जाओगे उतने ही ज्यादा आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैं पूछूं टेम्परेचर इन्वर्जन, तापमान व्युत्क्रमणता क्या है और इसका मौसम पर क्या प्रभाव है? मौसम पर प्रभाव, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा? पहले तो लिखूंगा कि तापमान की व्युत्क्रमणता है क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन है क्या। एक बात तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में मुझे क्या लिखना होगा? उसका प्रभाव। तो पहले में मैं टेम्परेचर इन्वर्जन और इसकी क्या लिख दूंगा? कंडीशंस लिख दूंगा, दशाएं लिख दूंगा कि इस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर दूसरे पार्ट में मुझे मौसम पर लिखना है, तो अब मौसम के आगे कौन कौन से पार्ट हैं वो मुझे निकालने होंगे। तो कहां पर बात कर सकते हैं कि इसका वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका दैनिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका दृश्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पोल्यूशन पर, एयर क्वालिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका फॉग या कोहरे से क्या रिलेशन है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे आगे डायमेंशन क्रिएट। तो हमने क्या किया? डायमेंशंस को क्रिएट किया, आगे उसको पार्ट्स में, सब पार्ट्स में तोड़ा। वो क्या होता है के अंदर आएगा, मेन बॉडी में। जितने आप आगे पॉइंट्स बनाते जाओगे, जितने पार्ट सब पार्ट करते जाओगे, एग्जामिनर देखता जाएगा और मार्क्स। कोशिश करो जितने आप क्रिएट कर सकते हो। इसको हम सीखेंगे क्लास में, जब हम आगे आंसर लिखेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, इन पे बात करेंगे। क्लियर हुई? इसके भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इनपुट आउटपुट अप्रोच होता है, बहुत सारे अप्रोचेज हैं, उनको हम धीरे धीरे क्लास में देखेंगे। क्लियर हुई ये बात? अब देखो, तो ये था आपका मेन बॉडी वाला। अब इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें एक और ध्यान चीज रखनी होती है, वो होता है सीक्वेंस। क्या रखना है? और हेडिंग्स। आपको कौन सा पॉइंट कहां लिखना है ये भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
कई बार हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, उनको सोचते हैं लास्ट में लिख देंगे, ध्यान नहीं करते हैं, उतने में जगह खत्म हो जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण आपको लग रहा है कि ये चीजें मुझे पहले लिखनी चाहिए, उन्हें पहले लिखो। क्लियर हुई बात? कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरुआत में लिखो और जो कम महत्वपूर्ण है उनको लास्ट में लिखो। अगर जगह कम भी रह जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब आप शुरू में तो कम महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते हो और लास्ट में जाकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिखने थे, उसके लिए आपके पास जगह नहीं बची, फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि आपके पास जगह जो है वो लिमिटेड है। 2 ही पेज है 150 वर्ड वाले में, और उस दूसरे में 3 पेजेस है, जगह कम है ना, इसलिए दिक्कत है आपके पास। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस सीक्वेंस में मैं उन पॉइंट्स को लिखूंगा, और सबको हेडिंग्स देनी बहुत, एग्जामिनर को दूर से दिख जाए कि ये पॉइंट इसने लिखा है। क्लियर हुई बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप जो भी लिखो तो ध्यान में रखना, हेडिंग्स जरूर देना। मान लो 1 नंबर है, ऐसे पॉइंट वाइज लिख रहे हो दो तो देख ही जाएगा, अगर नहीं दे रहे हो तो ऐसे उसको अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को दूर से दिख जाए कि हाँ इसने ये पॉइंट। क्लियर हुई बात? और अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो इस तरह से यूं, तो यहां पर अगर जो आपका मेन पॉइंट है उसको इस तरह से बॉक्स में कर दो। अगर आप पैरा में लिख रहे हो तो जो आपका की पॉइंट होगा उसको आप इस तरह से बॉक्स में कर दोगे तो भी एग्जामिनर को दूर से दिख जाएगा, वरना पैरा में ढूंढने में उसको दिक्कत होगी। आपको उसके कीवर्ड को इस तरह से मार्क करके बता दो कि ये इसका मेन कीवर्ड है। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान में रखना है जब आप मेन बॉडी लिखोगे। तो कौन कौन सा हो गया? एक तो ज्यादा पार्ट इसी पे फोकस करना है, उसको पार्ट्स ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है, उसके डायमेंशंस को क्रिएट करना है। जितने ज्यादा डायमेंशन क्रिएट करोगे उतना ही बढ़िया है। ठीक है? और अगर बाई चांस आपके पास क्या होता है, लास्ट में समय नहीं बचता, तो 15 16 17 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए, समय बहुत कम है, तो इंट्रो को आप स्किप कर सकते हो, सीधा मेन बॉडी लिख दो, क्योंकि 80% नंबर किससे आना है? पता लगे इंट्रो सोचने में समय खराब कर रहे हो और कंक्लूजन सोचने में, छोड़ दो दोनों को, सीधा क्या कर दो, मेन बॉडी को लिखाओ 2-3 क्वेश्चन में, तो आपका कुछ तो नंबर बढ़िया आएगा। पता लगे इंट्रो और कंक्लूजन को सोचने सोचने में आपका वक्त ज्यादा निकल गया, पीछे 2 क्वेश्चन रह गए। क्लियर है? तो समय के हिसाब से कहीं कहीं पर अपवाद स्वरूप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 10% है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? जैसे केक नहीं होता, तो केक के ऊपर जो लगा होता है थोड़ा बहुत चेरी वगैरह, वो है ये। मेन पार्ट क्या है? केक है आपका, तो वो मेन बॉडी होती है, तो उस पर ध्यान रखना है। डन है? चलूं आगे? अब इसके बाद देखो लास्ट में कौन सा आएगा, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो होता है वो आपके पे निर्भर करता है कि आपको उसको किस तरह से लिखना है, वो आपका क्षेत्र है। ठीक है? तो ज्यादातर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव लिखो, फ्यूचरिस्टिक लिखो, भविष्योन्मुखी हो, तो कुछ नेगेटिव मत लिखो, पॉजिटिव लिखने की कोशिश करो। ठीक है? मतलब भविष्य कोई कोई सुझाव होता है जैसे, ठीक है, जैसे कोई सॉल्यूशन बता दिया आपने, अभी आगे आ जाएंगे, जैसे जैसे आंसर लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? कभी कभी आप कुछ अपवाद स्वरूप आप प्रॉब्लम्स भी बता सकते हो, है? कभी कभी आप प्रॉब्लम भी बता सकते हो, कोई नेगेटिव चीज होगी तो उसकी तो प्रॉब्लम आपको बतानी होगी, तो उसको भी बताया जा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हो, कई बार सॉल्यूशन हो सकता है, अच्छा कई बार आप इसका सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो किसी चीज का, तब महत्व भी बता सकते हो आप। तो उसमें भी तो कंक्लूजन लिखोगे, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। तो इसका क्वेश्चन तो कैसे पूछेगा वो, इस तरह से थोड़ी पूछेगा वो, इसके डीमेरिट मेरिट बताओ। वो एक क्या, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपसे पूछा कैसे। क्लियर है?
तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। जब आपको क्वेश्चन देंगे तब आप मुझसे पूछना कि सर इस वाले क्वेश्चन में किस तरह से ऐसे, अब उस पर बात की जाएगी। कोई एक क्या हो, कंक्रीट चीज हो सामने, तो डिस्कशन तो होना ही है आपका सभी क्वेश्चन का। तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे आप पूछते जाना कि सर इसमें कैसा लिखा जा सकता है। अगर आपको किसी में डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट कैसे बताएं ना। चलो ये बात हुई क्लियर। तो ये आपका ये होता है। अच्छा, इसमें आप किसका यूज कर सकते हो, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज कर सकते हो। जैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है तो इससे आप क्या कर सकते हो, किस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल प्राप्त कर सकते हो। जैसे ओशन है, ओशन पोल्यूशन पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर ओशन को पोल्यूशन मुक्त करते हैं या उसको रोकते हैं तो हम कौन से टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। गरीबी दूर करने में करेंगे तो गरीबी से कौन सा एसडीजी हमें प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। 17 एसडीजी तो आपको याद होने चाहिए। प्लस आप किसका यूज कर सकते हो, ईपीएसपी का। साथ में आप फंडामेंटल ड्यूटीज का, मूल कर्तव्यों का यूज, ये आपको मेन मेन आने चाहिए जो आपके टॉपिक है उनसे रिलेटेड। पर्यावरण से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है, सामाजिक न्याय से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, तो ये स्वच्छ जल से संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है। इस तरह के जो भी हैं वो आपको क्या करने हैं, ये याद रखने हैं। तो वहां पर इसका यूज किया जाएगा। तो मैं आगे आगे सिखाऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज किया होगा। मॉडल आंसर जो दिए हैं उनके कंक्लूजन में मैंने ये डाले हैं। ठीक है। तो आप जब, ये बताने का मतलब है कि एक तो आपको ये आना चाहिए और दूसरा जब आपको मॉडल आंसर मिलेगा तो आप पहचान सको कि ये किस रूप में इसको लिखा गया, इसमें किस अप्रोच का यूज किया गया। तो जब आप मॉडल आंसर भी देखोगे तो आप धीरे धीरे उससे भी सीखोगे कि किस अप्रोच को यूज किया है। जब मैं डिस्कशन करूंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा देखो इसमें ये वाला अप्रोच हमने यूज किया है। क्लियर है। 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगभग करेंगे हम, बहुत होता है, इतने में सीख जाओगे बहुत ज्यादा। ठीक है, आप खुद भी लिखोगे यहाँ, तो सबसे जरूरी होता है लाइव आंसर राइटिंग। ठीक है, तो आपका 2 या 3 बार रिवीजन होगा तो आपको दिक्कत की कोई बात है, धीरे धीरे ये सब चीजें आ जाएंगी। आगे बढ़ो। तो ये था आपका क्या, कंक्लूजन का। तो इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इस रूप में आपको लिखना होता है। कोई दिक्कत इसमें बताओ। अब आते हैं मेन रूप से, हम बात करते हैं किसकी, कीवर्ड्स की। जो मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, है ना। प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी की। प्राइमरी कीवर्ड की तो हमने बात कर ली, वो तो आपको क्या करना है, मेन थीम को पहचानना है जो आपको कंटेंट देगा कि क्वेश्चन किस पर पूछा गया। मेन थीम जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी कीवर्ड होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी। डन है। आओ जरा फिर उसको भी देख लें जरा। इसको लेकर सभी लोग परेशान रहते हैं कीवर्ड्स को लेकर, सेकेंडरी कीवर्ड्स को कर सर इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखें। तो उसको आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है। इसकी 4 कैटेगरीज है मेन रूप से। ठीक। अब सबसे पहली कैटेगरी है, सबसे बेसिक कैटेगरी। क्या इसके अंदर क्या आएगा, क्या डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना। ठीक है। डिस्क्राइब का अर्थ क्या है, वर्णन या विवरण। क्लियर है। इसके अलावा किसी को कुछ आता हो, नहीं बता, चलो मैं बताता हूं। इंडिकेट, इंडिकेट का अर्थ होता है सूचित करना। इंडिकेट का अर्थ क्या है, सूचित। हिंदी लिखते जाना साथ के साथ। यहां पर क्या हो गया, डिस्क्राइब का अर्थ क्या हो गया, वर्णन। और इंडिकेट का अर्थ क्या हो गया, सूचित करें। सही है। फिर नहीं, एनुमरेट करें। एनुमरेट का अर्थ क्या क्या होता है, इसका अर्थ होता है गिनाइए, किसी चीज की विशेषताओं को गिनाइए। अब हिंदी ऐसे ही होती है, ज्यादातर कोशिश क्या करना, इंग्लिश में ही कोशिश करना। इसमें आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट में 1 2 3 4 5 आप उसको क्या करना है, उसकी विशेषताओं को गिनाइए। तो आपको क्या कर देना है, एक लाइन से आपको उसको लिख देना है। और कई बार यहां पर हो जाता है लिस्ट, सूची बनाए, क्या लिखा होता है, लिस्ट।
सही है, कोई दिक्कत इसमें? और एक और बचा है शायद, उसका नाम है ब्रिंग आउट। इसका अर्थ होता है उल्लेख करें। ये फर्स्ट कैटेगरी के हैं। देखो मैं खुद लिख के दे रहा हूं ना, इसलिए लिख रहा हूं, मैं भी चाहता तो पीपीटी चला देता। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अपने हाथ से लिखेंगे, सारा नोट्स हम हाथ से बनाएंगे तो बेहतर रूप से वो समझ में आता है। पीपीटी को एक बार पढ़ा वो गायब। ठीक है, ये पहली कैटेगरी की है। देखो इसमें क्या करना है, इसके में आपको क्या के बारे में बता देना है सीधा सीधा। मैंने पूछा कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, तो आपको टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में सीधा सीधा जो आप उसके बारे में जानते हो वो बता दोगे। जैसे इसको दूसरे एग्जांपल से लिखते हैं, जैसे मैंने पहले दिया था, विश्वतरेखीय जलवायु को डिस्क्राइब करें। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में जो जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी लिख देनी है। फर्स्ट कैटेगरी डिस्क्राइब करें। अगर यहां लिख दूं एनुमरेट करें, तो एनुमरेट करेंगे मतलब उसको गिना देंगे 1 2 3 4 5 करके। बुलेट पॉइंट में इसको लिख दोगे सबसे बढ़िया, 1 2 3 4 5 करके लिख दोगे सबसे बढ़िया। पैराग्राफ में मत लिखो इसको। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 करके उसको क्या करो, लिखते क्या लिखना, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, उसके कारणों के पीछे आपको जाने की जरूरत। देर हुई है बात। ये सारे फर्स्ट कैटेगरी के कीवर्ड्स आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, जो इससे एक क्लास ऊपर की है, सबसे बेसिक ये है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी। अब इसके अंदर क्या आएगा देखो, एक्सप्लेन आएगा। आएगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करें। एलबरेट करें। एलबरेट का मतलब विस्तार दें या विस्तार करें। एलुसिडेट, इसका अर्थ क्या होगा, एलुसिडेट का अर्थ, इसका अर्थ होता है सरलीकरण। होगा सरलीकरण, लिख लोगे। इसका अर्थ हो गया व्याख्या, इसका मतलब होगा विस्तार करें। एलुसिडेट का अर्थ क्या हो गया, सरलीकरण करें। इसके बाद एक शब्द और आता है यहां पर, इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का अर्थ होता है विशदीकरण। क्या होता है, विशदीकरण। विशदीकरण, हाँ। अब हिंदी कुछ ऐसी है, मैं विशद शायद ऐसे ही लिखते हैं, देख लेना। ऐसे ही है क्या, देख लेना है, जो भी है देख लेना। मेरी भी हिंदी थोड़ी चोरी है। विशदीकरण डन। ये इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट हो जाएगा विशदीकरण। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये जरूर लिखना, इसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना करता है। अभी बताता हूँ क्या होगा, समझाऊंगा इस कैटेगरी को, लेकिन यहां लिख लेना प्लस एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल भी देना होता है, उदाहरण के साथ। क्लियर हुआ। इसके बाद आएगा क्लैरिफाई। का अर्थ क्या होगा, स्पष्ट करें। एक और शब्द होता है तो लाइट ऑन, मतलब प्रकाश डालें। सही है, तो लाइट ऑन का अर्थ क्या होगा, प्रकाश। क्लियर है इतनी बात। बढ़ू आगे। अब इस कैटेगरी में क्या करना होता है, इसमें आपको क्या तो था ही था, इसके साथ आपको क्या करना है, क्यों और कैसे को भी बताना पड़ता है। यहाँ पर बताओगे कि उसके पीछे के कारण क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विश्वतरेखीय जलवायु को एक्सप्लेन करें, तो आपको क्या करना, उनकी विशेषताओं और उनके साथ साथ उन्हें बताना होगा। मैंने बताया जैसे कि वहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, वहां पर सामान्य वर्षा होती है, तो मुझे अब इसको बताना होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर धरातल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन होने लगता है। कन्वेक्शन होने की वजह से
यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं जिसके कारण दोपहर के बाद वर्षा होती है। ऐसी स्थिति सालों भर देखने को मिलती है। तो मुझे उसके क्या करने पड़ेंगे, उसके कारणों के बारे में बताना पड़ेगा। जो लाइन में लिखूंगा उसके उसके पीछे मैं क्या करूंगा, उसके कारण लिखूंगा। कोई दिक्कत है? तो मुझे वहां पर जो भी लिखना है उसके पीछे का मुझे कारण भी लिखना होगा। तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? मैंने बता दिया क्या, एक्सप्लेन करें। मैंने बता दिया आप इसको एलबोरेट करें, मतलब उसको विस्तार करें। ठीक है, इल्यूसिडेट का अर्थ क्या होता है? सरलीकरण करें, सरल भाषा में उसको समझाएं। समझाएं मतलब पूरा उसको एक्सप्लेन करें। क्लियर हुई बात? और जो मैंने अभी आपको बताया था इलस्ट्रेट, उसमें आपको क्या करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल भी साथ में देने पड़ते हैं। फिर प्रकाश डालें, उस पर लाइट डालने का मतलब क्या, एक्सप्लेन करें उसको, क्लैरिफाई करें, मतलब उसको पूरा स्पष्ट करें। क्लियर है? तो इसमें उसका क्या करना है, एक तरह से मैं बताऊं उसके पीछे का उसका कारण भी देना, आपको उसको पूरा डिटेल में समझाना है। इस तरह से समझाना है कि सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, बार बार एफर्ट कर रहा हूं ना समझाने के लिए, तो समझाने का मतलब आपको उसके सारे पक्षों को अच्छे से उसको क्लियर कर दो एग्जामिनर। चलो आगे। अब ये बात क्लियर हुई। तो ये था आपका कौन सी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। कोई दिक्कत है इसमें? अब आ जाते हैं हम थर्ड कैटेगरी। आप आगे बनाते जाना, यहां पर मैं बना दे रहा हूं। यहां पर आपकी थर्ड कैटेगरी हो, इसमें होता है एनालाइज करें और दूसरा होता है डिस्कस। ठीक है, एनालाइज का अर्थ होता है विवेचना करें और डिस्कस का अर्थ होता है चर्चा करें। क्या हो गया? विवेचना करें और चर्चा करें। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको सभी पक्षों पर लिखना है, उसके सभी पक्षों पर लिखना है। जो पहले लिखा था उसको हम क्या बोल देंगे, उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी। फिर उसके क्या लिखने हैं, लाभ या उसके पक्ष में, जिसे आप प्रो एंड कौन कहते हैं, या उसके पक्ष या विपक्ष, लाभ या हानि, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी इसके साथ लिखना है। तो आपने यहां पर जो आप उसके बारे में पहले जान रहे थे ये संक्षिप्त में लिखना है और उसके लाभ लिखने हैं। और ये सारा का सारा आपको लगभग 70% में लिखना है। और 30% में उसके क्या लिखने हैं, नकारात्मक पक्ष, और फिर उसका क्या लिख दोगे, फिर हुई। मतलब इसका ज्यादातर पार्ट आपको किस पर लिखना है, उसके एक्सप्लेनेशन पर और उसके पॉजिटिव पहलू पर लिखना है, उसके पक्ष में लिखना है। और 20% उसके बारे में आपको नेगेटिव भी लिखना है, उसकी आलोचना भी आपको करनी है। तो ये कौन से दो हो गए, डिस्कस और एनालाइज। तीन कैटेगरी कंप्लीट हो गई। तो याद रखना इसमें आपको सभी पक्षों पर लिखना है जो आपको आ रहा है, क्या, क्यों, कैसे, फिर उसके क्या करना है, पक्ष में लिखना है, और फिर उसके थोड़ा सा विपक्ष में लिखना, और फिर उसको कंक्लूड कर देना। आगे बढ़े। अब आती है चौथी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी के बारे में आपने सुना होगा, इवैल्यूएट करें। क्या करें, का अर्थ होता है मूल्यांकन करें। आपने सुना होगा क्रिटिकली एनालाइज करें। क्या करें, क्या हो गया, क्रिटिकली क्या करें, एनालाइज करें। क्रिटिकली एनालाइज का अर्थ क्या होता है, समीक्षा या समालोचना करें। कई बार आलोचनात्मक मूल्यांकन भी लिखा होता है, ये इसमें शब्द का यूज किया जा सकता है। कुछ अगले पेज पे लिख दूं, बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर।
इसके अंदर एग्जामिन आता है। इसका अर्थ क्या होगा? समीक्षा करें। सही है, ये भी आपने सुना होगा। अप्रेजल सुना होगा, ये भी सुना होगा। सही है, सुना है ये भी। क्या? अप्रेजल का भी हिंदी अर्थ मूल्यांकन ही होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। इसका भी हिंदी अर्थ मूल्यांकन है। असेसमेंट आता है, उसका अर्थ भी क्या है? मूल्यांकन। असेसमेंट का अर्थ भी क्या होता है? मूल्यांकन। रिव्यू आता है, क्या आता है? रिव्यू। इसका अर्थ भी असेसमेंट भी लिख सकते हो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये भी सुना होगा आपने। तो ये सारे के सारे किसमें है? फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोबारा से देखो कौन कौन से होंगे। इवेलुएट करना, रिव्यू करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिकली डिस्कस करना, ठीक। उसके बाद असेसमेंट करना, अप्रेजल करना, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना, ठीक है, रिव्यू करना। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? फोर्थ कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें भी आपको क्या करना होता है? एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी, प्लस उसके प्रो हैं, प्लस उसके कौन है। लेकिन यहां पर इस पर ज्यादा लिखना होता है, पर क्रिटिसिज्म पर थोड़ा ज्यादा लिखना होता है, ठीक है ना। क्रिटिकली इवेलुएट करें, तो क्रिटिकली का मतलब उसके आलोचनात्मक पक्ष पर आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। जैसे इस वाले में क्या था? पहले वाले में आपको एक्सप्लेनेशन और प्रो पर ज्यादा लिखना था, इसमें आपको ये शॉर्ट में बताना है और इस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना होता है। और लास्ट में आपको क्या करना है? और वो कैसा होगा? पॉजिटिव या प्रो के पर डिपेंड करता है कि आप का क्वेश्चन कैसा है। तो ज्यादातर कोशिश करो कैसा रहे? पॉजिटिव रहे। हाँ, नेगेटिव आपको लिखना है, इसमें कौन पे ज्यादा फोकस करना है। इससे पहले वाले में क्या था? दोनों एक जैसे ही हैं। उसमें भी क्या लिखना है आपको? एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके पक्ष में लिखना है, उसके विपक्ष में लिखना है और कंक्लूजन लिखना है। लेकिन उसमें पक्ष में और एक्सप्लेनेशन को ज्यादा लिखना है, इसमें जो उसके नेगेटिव पक्ष है उसकी आलोचना है उस पर ज्यादा लिखना है। थर्ड और फोर्थ में बस यही अंतर है, वो रहेगा, वो तो सब में रहे। क्लियर हुई बात? अब आओ, एक और कैटेगरी बचती है, वो है और ओपिनियन, ठीक है। ये एक कैटेगरी और बचती है हमारी, जो हमें ध्यान में रख। क्लियर है? हाँ, लेकिन अपना ओपिनियन क्या होगा? किसी एक्सपर्ट का, किसी की अनुशंसा है उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका तो इसमें इतना नॉलेज हमें थोड़ी हो जाएगा कि आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में जाके अपना ओपिनियन बनाओगे और फिर लिखोगे। किसी, मान लो किसी कमेटी ने कोई अनुशंसा की है, हाँ। हाँ, जैसे मान लो आपने क्या लिखा था, जैसे संघ राज्य संबंध पर है, तो जो सरकारी आयोग है या वंशीय आयोग है उनके बारे की उनकी जो अनुशंसाएं हैं उनको उसमें लिख सकते हो ना। ये कह रहा हूं, ज्यादा है तो उनका नाम मत लिखो, खुद से अनुशंसा लिख दो। ये हमारा क्यू है। क्लियर है? तो इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर भी सेम ही है आपको, लेकिन इसमें आपको अपना विचार लिखना होता है। कंक्लूजन में आपको अपना मत देना, ठीक है। तो आपके ओपिनियन के रूप में आपका क्या रहेगा? कंक्लूजन रहेगा। डन है? तो यहां पर देखो क्या रहेगा, वही एक्सप्लेनेशन रहेगा, प्लस वही प्रो, प्लस वही, ये 50-50% रहेंगे दोनों। और फिर आपको यहां पर कंक्लूजन लिखना मस्ट है, उसमें आपको ओपिनियन देना है अपना।
तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा पक्ष पे थोड़ा सा जोर ज्यादा दे देना। 50-50 लिख दोगे तो अभी ठीक है, लेकिन इसमें आपको ओपिनियन कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। हाँ, कंक्लूजन में नीचे आप पहले पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इतने में ध्यान में रखना। बात समझ में आई सबको? तो अगर अब तक हमने जो पढ़ा है उसको अगर एक बार रिव्यू कर लें तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कीवर्ड्स को। पहला शब्द तो ये हमें काम करना है। और कीवर्ड हमने बताए थे दो तरह के हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड्स हैं और दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। ये हमें उसका कंटेंट बताएंगे, या ये वो मेन थीम है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मेन थीम ऑन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, डन है। और सेकेंडरी है हाउ टू यूज, ये बताएगा कि कंटेंट को कैसे यूज करना है। इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, जो हमने अभी कैटेगरी पढ़ी है। यहाँ पर कितने कैटेगरी के हैं, 1 टू लेकर 4 कैटेगरी के कीवर्ड्स हैं। तो जैसे ही कीवर्ड चेंज हो जाएगा वैसे ही उसका एक्सप्लेनेशन भी चेंज हो जाएगा, डन है। कैसे उस कंटेंट को यूज करना है वो बदलता जाएगा, डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने क्वेश्चन की डिमांड को देख लिया, पहचान ली कि हमें क्वेश्चन में अब ये लिखना है, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्लानिंग करेंगे। क्वेश्चन को प्लान कर देंगे, और प्लान में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रो, फिर मेन बॉडी, और फिर इंट्रो लगभग 10%, कंक्लूजन भी लगभग 10%, और मेन बॉडी कितनी होनी चाहिए, 80%। इंट्रो कैसा होना चाहिए, टारगेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जो पूछा है सीधा उसी पे हिट करो, इधर उधर की बातें नहीं। मेन बॉडी पे आओगे, वहां पर आपको पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड करना होगा क्वेश्चन को, और पे डायमेंशंस को क्रिएट करना होगा। जितनी ज्यादा डायमेंशन क्रिएट कर लोगे उतने ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। उसमें आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि किस सीक्वेंस में उन पॉइंट को लगाना है। आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको सबसे पहले, जो कम है उनको लास्ट में भी ले जाओगे, अगर जगह नहीं भी बचेगी तो काम चल जाएगा। क्लियर हुई बात? इसके बाद हम किस पे आएंगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। कभी कभार आप प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट कर सकते हो, और आपको उसके सिग्निफिकेंस को भी बता सकते हो किसी चीज के, कि यहाँ पर ये है। क्लियर हुई बात? और यहाँ पर आपको एसडीजीज का यूज करना है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज करना है, उसके अलावा आप डीपीएसपी का यूज कर सकते हो। ये आपके कंक्लूजन में। क्लियर हुई बात? हमने इंट्रो देखा था, इंट्रो भी कई प्रकार के थे, एक डेफिनेशन बेस्ड था, दूसरा करंट अफेयर बेस्ड था, तीसरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे था, चौथा कोटेशन पे था किसी के, और पांचवा क्या था, फैक्ट बेस्ड था। उन इस तरह के आप क्या इंट्रो का भी यूज कर सकते हो। आप सेलेक्ट कर लो, सोच लो कि मुझे इस तरह का, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। इतना तो याद हुआ, सब दिमाग में रहेगा, बोली हुई बात याद रहती है। जब भी आंसर लिखना शुरू करो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना ही करना है, और कोशिश करो लास्ट पेज पे पहले फॉर्मेटिंग कर लो। शुरुआत के 4-5 टेस्ट क्या करो, लास्ट पेज जो आपको रफ पेज दिया उस पर आप उसकी फॉर्मेटिंग कर लो, कि मैं इंट्रो में ये लिखूंगा, मेन बॉडी में ये लिखूंगा, कंक्लूजन में ये लिखूंगा, फिर क्वेश्चन लिखो। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लग जाएगा, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। आपको आंसर लिखना सीखना है, और फिर धीरे धीरे हम उसको बिल्कुल टाइम पर ले आएंगे। यहाँ टाइमर लगा के हम उनको लिखा करेंगे कि जो उसका टाइम निर्धारित है उतने में ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन शुरुआती फेज में ये सीखो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड को आप समझ पाओ और उसके अनुसार लिख पाओ, उस मैटर को उसके अंदर लिखो। ये हमारा पहला काम है। 90% तो यही दिक्कत है कि क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कंटेंट ही नहीं है, ठीक है। तो कल से आपको क्या करना है, टेस्ट देने आना है। 5 टेस्ट होंगे, आपको 5 क्वेश्चन होंगे आपका डेली का, और आपको उसका आंसर लिख के देना है। मैं आपको रिव्यू दूंगा, चेक करके दूंगा आपकी आंसर शीट।
और रिव्यू भी दे दूंगा, ठीक है, और फिर हम उसका डिस्कशन कर लें। हाँ ठीक है, कल टेस्ट है आपका।